गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आइए आप सभी का हमारे इस चैनल पर आज के सेशन में भरपूर स्वागत है। सभी लोग आग्रह है जल्द से जल्द जुड़ जाएं ताकि हम लोग बिना देर के ही आज के सेशन को आरंभ कर सकें। और जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आज का यह सेशन भी हम लोगों का साइंस यानी केमिस्ट्री से जुड़ा हुआ काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का एक कलेक्शन, एक संग्रह किया गया है जो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा, है ना। और यदि आप क्वेश्चंस देखेंगे, है ना, तो निश्चित रूप से आप पाएंगे कि कहीं ना कहीं ये प्रीवियस कई एग्जामिनेशन जो आप दिए होंगे, कंडक्ट किए होंगे, उनमें इस तरह के कई सवाल आपको देखने को मिले होंगे और आगे भी आने वाले परीक्षाओं में भी इस प्रश्नों को पूछे जाने की भरपूर संभावना बनी रहती है। और चलिए ऐसे ही महत्वपूर्ण सवाल की तरफ हम लोग आज के सेशन में बढ़ेंगे। और पहला सवाल आप सब देख पा रहे होंगे, रेडियोधर्मिता यानी रेडियो एक्टिविटी से संबंधित है। किससे संबंधित है? रेडियो एक्टिविटी से संबंधित है। किससे संबंधित है? रेडियो एक्टिविटी से संबंधित। किससे संबंधित है? रेडियो एक्टिविटी से संबंधित है। ठीक है, और चलिए शुरुआत कर लेते हैं हम लोग आज के सेशन को। रेडियो धर्मिता, पहला सवाल क्या कहता है? रेडियो धर्मिता क्या कहता है? रेडियो धर्मिता। अब ये रेडियो धर्मिता शब्द जो है, यह खोज किसने किया था? इसकी खोज किसने किया था? रेडियो धर्मिता की खोज किसने किया था? और आप सबको याद होगा वो आइंस्टीन साहब नहीं थे और वो आइंस्टीन साहब भी नहीं थे, वो रदरफोर्ड साहब भी नहीं थे, क्योंकि रदरफोर्ड साहब को आप सबको पता है संबंधित थे किससे? एटम से संबंधित इन्होंने अपना खोज करी थी, प्रयोग किया था। और एक ऑप्शन हमारे पास बचता है, ऑप्शन क्या है? बी, यानी रेडियो धर्मिता की खोज करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो कौन थे? हेनरी बैकुरल। कौन थे? हेनरी बैकुरल। तो जिनका भी आंसर सवाल नंबर 1 का ऑप्शन बी आ रहा होगा, बिल्कुल सही है नहीं? ऑप्शन बी जिनका भी आंसर है बिल्कुल सही है। और चलिए उम्मीद है बिल्कुल सही जवाब आप सब दे पाए होंगे, है ना। और चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। और अगला सवाल आप सबके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने। अब ये सवाल नंबर 2 कहता है कि रेडियो सक्रियता किसका गुण है? अब इसमें ये रेडियो सक्रियता यानी रेडियो एक्टिविटी क्या कहता है? ये रेडियो एक्टिविटी है नहीं, किसका गुण है? यानी ये फीचर्स जो है किसका है? यह फीचर्स है। और ये फीचर्स किसका है? क्या ये इलेक्ट्रॉन का फीचर्स है या फिर प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का या फिर नाभिक का है नहीं? सवाल नंबर 2 आप सबके सामने, सवाल नंबर 2 आप सबके सामने। और निश्चित रूप से यदि आप ऑप्शंस पर ध्यान देंगे तो वो इलेक्ट्रॉन का क्वालिटी नहीं है, प्रोटॉन का भी क्वालिटी नहीं है, न्यूट्रॉन का भी क्वालिटी नहीं है ना। अब 4 ऑप्शन 3 हमारे क्या हो गए? एलिमिनेट हो गए। अब देखिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहता है कि रेडियो सक्रियता किसका गुण है? रेडियो सक्रियता का मतलब आप सबको पता है किसी एटम के बारे में, यह एटम के बाय कक्ष में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन जो कि निगेटिवली चार्ज होता है, यह सर्कुलेशन करता रहता है। और इस एटम के केंद्र में, यानी कि यह यदि एटम है नहीं, यह क्या है? एटम है। इस एटम के केंद्र में क्या होता है? एक तो प्रोटॉन होता है प्लस दूसरा क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। और यह इसका क्या कहलाता है? नाभिक कहलाता है। क्या कहलाता है? नाभिक यानी क्या? न्यूक्लियस। नाभिक यानी क्या? न्यूक्लियस। और इसी न्यूक्लियस कार्य होता है किसका? रेडियो सक्रियता गुण है। यानी क्या? ऑप्शन डी, जिनका भी आंसर ऑप्शन डी आ रहा होगा बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी जिनका भी आंसर है बिल्कुल सही है। रेडियो सक्रियता किसका गुण है? रेडियो सक्रियता किसका गुण है? न्यूक्लियस का यानी नाभिक का, एटम्स के नाभिक का। ठीक है, चलिए सभी लोग समझ पाए होंगे सवाल नंबर 2। और जिनका भी आंसर ऑप्शन बी यानी डी आ रहा होगा बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी जिनका आंसर आ रहा होगा बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए इन्हीं तथ्यों के साथ चलिए अब आप सबके सामने सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 को देखा जाए। और सभी लोग आंसर करते चलेंगे, उम्मीद है कि बिल्कुल परफेक्ट जवाब आप देंगे। और ऐसा इसलिए क्योंकि आशा हम सबका पर है कि प्रीवियस सेशन में भी आप सब शामिल हुए होंगे, है ना। और इसी उम्मीद के साथ मैं बता सकता हूं कि आप सब निश्चित रूप से बिल्कुल सही आंसर कर पाएंगे। और यहाँ पर मुझसे पूछ रहा है क्या? रेडियो सक्रिय परिवर्तन, और इस परिवर्तन में भाग लेता है। अब ये भाग कौन लेता है? रेडियो सक्रिय परिवर्तन में भाग लेता है परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेता है, परमाणु के कोर इलेक्ट्रॉन भाग लेता है, या परमाणु के नाभिक भाग लेता है। अभी अभी आपने देखा था रेडियो सक्रियता किसका गुण है, और जिसका गुण है उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल 100% जवाब दे पाएंगे। सवाल नंबर 3 आप सबके सामने, सवाल नंबर 3 है नहीं, यानी कि सबसे पहले तो ऑप्शन डी आप एलिमिनेट कर देंगे, उसके बाद ऑप्शन ए एलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि संयोजी इलेक्ट्रॉन का ये गुण नहीं होता, ये भाग नहीं लेता है। रेडियो सक्रिय परिवर्तन जो होता है,
रेडियो एक्टिविटी जो चेंजेज आते हैं, है नहीं, वो किसके वजह से, वह कोर इलेक्ट्रॉन भी नहीं होता है नहीं। और यदि कोर इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इस तरह से देखते हैं क्या, हमारे 4 ऑप्शन, 3 ऑप्शन क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। एक ऑप्शन बचता है, ऑप्शन क्या है, सी। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन सी आ रहा होगा बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी जिनका आंसर आ रहा होगा बिल्कुल सही है। और चलिए इन्हीं सारे तथ्यों के साथ नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे। और अगला सवाल आप सबके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परमाणु के अस्थाई नाभिक में प्रोटॉन की संख्या, अब देख लीजिए, एक तो ये परमाणु है, और परमाणु को आप सब जानते हैं क्या, एटम नहीं, ये एटम। तो कहता है कि एटम में अस्थाई नाभिक, इसमें क्या होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं। न्यूक्लियस का मतलब क्या हो गया, परमानेंट न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मतलब एटम के परमानेंट न्यूक्लियस। और इस परमानेंट न्यूक्लियस में आपको कहता है कि प्रोटॉन इक्वल टू व्हाट, ये प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन की संख्या कितनी है, प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू व्हाट, क्या न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होता है, या न्यूट्रॉन की संख्या से अधिक होता है, न्यूट्रॉन की संख्या से कम होता है, या इनमें से कोई नहीं, है ना। एक तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ऑप्शन डी को एलिमिनेट करेंगे। क्यों, क्योंकि इस 3 ऑप्शन में कोई ना कोई ऐसा है जो हमारा आंसर हो सकता है। ठीक है, सवाल नंबर 4 आप सबके सामने, सवाल नंबर 4 आप सबके सामने। और इस तरह से यदि ऑप्शन पर आप ध्यान दीजिए, तो न्यूट्रॉन की जो संख्या होती है ये बराबर नहीं होता है, यानी क्या ऑप्शन ए भी क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। उसके बाद आप देखेंगे ये जो ऑप्शन बी, यह भी एलिमिनेट होगा, क्योंकि इससे अधिक नहीं होता है। ये अधिक जो होता है यह बिल्कुल नहीं होता है, होता क्या है, कम होता है। न्यूट्रॉन की संख्या से क्या होता है, कम, यानी क्या ऑप्शन सी। जिनका भी आंसर ऑप्शन सी आ रहा होगा बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी जिनका भी आंसर आ रहा होगा बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी जिनका भी आंसर है बिल्कुल सही है, बहुत ही अच्छा। चलिए, हाँ बिल्कुल सही, ऑप्शन सी जिनका भी आंसर है बिल्कुल सही है। और चलिए इन्हीं तथ्यों के साथ नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आप सबके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यह क्वेश्चन देखिए आपकी क्या कह रहा है, रेडियोधर्मिता की यूनिट क्या है, द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। इसका यूनिट आप पूछ रहा है कि रेडियोधर्मिता जो है उसका यूनिट क्या होता है, क्या एंगस्ट्रॉन होता है, कैंडेला होता है, फर्मी होता है, या फिर क्यूरी होता है। सवाल नंबर 5 आप सबके सामने, सवाल नंबर 5 आप सबके सामने। और यदि आप ऑप्शन पर ध्यान दें तो ये यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी जो है वो एक्चुअली वो एंगस्ट्रॉम नहीं होता है, कैंडेला भी इसकी इकाई, ये तो फैक्चुअल चीजें हैं, आप याद भी कर लेंगे। यूनिट ऑफ रेडियोधर्मिता, रेडियोधर्मिता की जो इकाई है वो क्या है, अंतर सिर्फ ये होता है कि इसकी जगह पर कहीं कहीं इकाई लिखा रहता है, दैट इज यूनिट, है ना। वो फर्मी भी नहीं है। 4 ऑप्शन 3 तो हमारे एलिमिनेट कर गए, एक ऑप्शन हमारे पास बचता है वो क्या है, क्यूरी, यानी रेडियोधर्मिता की जो इकाई है वो क्या है, क्यूरी है। जिनका भी आंसर ऑप्शन डी आ रहा होगा बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी जिनका भी आंसर आ रहा होगा बिल्कुल सही है। और चलिए इन्हीं सारे तथ्यों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब आप सबके सामने सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6। चलिए सवाल नंबर 6 को देखा जाए, रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन है करती है। अब देखिए एक तो ये एलिमेंट है, सीधा समझ लें कि यह एलिमेंट है। अब ये एलिमेंट क्या करता है, उत्सर्जित करती है, इस उत्सर्जन करती है। अब ये क्या पराबैंगनी किरण उत्सर्जित करती है, या फिर अल्फा बीटा गामा उत्सर्जित करती है, या फिर रेडियो तरंग उत्पन्न करती है, या फिर अवरक्त तरंगें उत्सर्जित करती हैं। सवाल नंबर 6 आप सबके सामने, सवाल नंबर 6 आप सबके सामने। और आप सबको पता होगा जैसे ही ये रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, है ना, जैसे ही आपको पता चलता है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट, और ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो होता है यह करता है क्या क्या, विभिन्न रेज का, और ये रेज क्या होते हैं, अल्फा होते हैं, है ना। इसी तरह से क्या होता है, बीटा होता है, ठीक इसी तरह से क्या होता है, गामा होता है। इस 3 तरह का के किरणों का क्या करता है, उत्सर्जन करता है। रेडियो एक्टिव तत्व जो है 3 प्रकार के किरणों का क्या करती है, उत्सर्जन, और वो देख लीजिए। अब क्या ऑप्शन डी होगा, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन सी होगा, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन ए होगा, बिल्कुल नहीं, है नहीं। अब देख लीजिए अल्फा बीटा गामा विकिरण, यानी क्या ऑप्शन बी। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन बी आ रहा होगा बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी जिनका भी आंसर आ रहा होगा बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी जिनका आंसर आ रहा है, यानी रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है वो 3 प्रकार की किरणों को उत्सर्जन करती है, अल्फा बीटा और गामा। और आप देख रहे होंगे ऑप्शन बी में अल्फा बीटा और गामा विकिरण, है ना। जिनका भी आंसर ऑप्शन बी आया होगा बिल्कुल सही है। और चलिए इन्हीं तथ्यों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
और अब आप सबके सामने सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 देखा जाए। हाँ, उम्मीद है कि बिल्कुल सही आंसर कर पाएंगे आप लोग। यह सवाल भी आप सबके लिए बिल्कुल आसान है और देखिए प्रीवियस क्वेश्चन से ठीक जुड़ा हुआ सभी सवाल एक के बाद एक आप देखेंगे कि कंसेप्ट बेसिस ये एमसीक्यू सेट किया गया है। अल्फा एवं बीटा, अब यहाँ पर देख लीजिए अल्फा है, यहाँ बीटा है, ये मान लीजिए क्या है अल्फा। तो अल्फा एवं बीटा किरणों की खोज, इस किरण की खोज किसने किया था? खोज का मतलब आपको पता है डिस्कवरी, इसकी डिस्कवरी किसने करी है नहीं? कहता है क्या कि अल्फा और बीटा, किसकी डिस्कवरी? अल्फा और क्या बीटा। तो अल्फा और बीटा जो रे है, इस रे का डिस्कवरी किसने किया था? अल्फा बीटा रे का डिस्कवरी यानी खोज किसने किया था? क्या वो डाल्टन साहब थे, रॉन्सन साहब थे, रदरफोर्ड साहब थे या विलार्ड साहब थे? सवाल नंबर 7 आप सबके सामने, सवाल नंबर 7 आप सबके सामने। और यदि आप सबको याद हो प्रीवियस सेशन में जिसमें एटम्स की चर्चा हम लोगों ने करी थी और बैक सेशन में भी इस तरह के कई सवाल हम लोगों ने किए थे, तो वो विलार्ड साहब नहीं थे, वो रॉन्सन साहब भी नहीं थे, डाल्टन साहब भी नहीं थे, क्योंकि ये परमाणु के बारे में इन्होंने बतलाया था कि परमाणु विभिन्न सूक्ष्म कणों के बने होते हैं जो आगे विभाजित नहीं किया जा सकता है, डाल्टन महोदय ने परमाणु संबंधित। लेकिन जब बात आ जाए अल्फा और बीटा किरण का, तो इसकी खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने, यानी क्या ऑप्शन सी। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन सी आ रहा हो बिल्कुल सही है। और चलिए ऐसे सारे तथ्यों के बाद हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ना चाहेंगे और अगला सवाल आप सबके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने। किस वैज्ञानिक, हाँ यहाँ पर वैज्ञानिक पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? वैज्ञानिक। किस वैज्ञानिक ने गामा किरण की खोज की? अब सिर्फ ये बताना है, क्या ये जो गामा रे है, इस रे की डिस्कवरी किसने किया था? डिस्कवर, इसका डिस्कवर किसने किया था? क्या वो विलार्ड साहब थे, रदरफोर्ड साहब थे, रॉन्सन साहब थे, डाल्टन साहब थे? उम्मीद है आप सबसे कि बिल्कुल सही आंसर देंगे, क्योंकि ठीक इसके पहले हम लोगों ने इस तरह के कई सवाल हम लोगों ने देखे। ऐसे सारे तथ्य, जितने सारे ऑप्शंस आप देख रहे हैं किरणों के बारे में, सारे हम लोगों ने रिपीट कर लिए हैं। बैक इस क्वेश्चन, इसे ठीक पहले के क्वेश्चन में आप देखे होंगे कि किसने गामा किरण का खोज किया है नहीं। सवाल नंबर 8 आप सबके सामने, और आप सबको पता है क्योंकि अभी भी आपने किया था कि वो डाल्टन साहब नहीं थे, रॉन्सन साहब भी नहीं थे, विलार्ड साहब भी नहीं थे, ऑप्शन का हेरा फेरी कर दिया गया। सवाल जहां पे 2 किरणें थी वहां पर एक किरण लिया कि गामा किरण की खोज किसने किया? अल्फा बीटा गामा की खोज आप सब जानते हैं किसने किया? रदरफोर्ड ने। जिनका भी आंसर ऑप्शन बी आ रहा होगा बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी जिनका भी आंसर आ रहा होगा बिल्कुल सही है। और चलिए इन्हीं तथ्यों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ना चाहेंगे और अगला सवाल आप सबके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 9। हाँ, सवाल नंबर 9 देखा जाए। अब देख लीजिए यह भी सवाल ठीक उसी सवाल पर आधारित है। वहां पर अभी तक आपसे क्या पूछा गया है कि मतलब एक तो सवाल आपने देखा कि अल्फा बीटा और गामा इस किरण का खोज किसने किया था, या फिर साइंटिस्ट का नाम दे दिया और कहा कि इन्होंने किरणों की खोज करी, तो नीचे में दे दिया अल्फा बीटा गामा किरण, जो कि आंसर हमारा था अल्फा बीटा गामा। अब यहाँ पर देख लीजिए क्या पूछ रहा है कि निम्न में कौन रेडियो सक्रिय किरण हीलियम नाभिक के समकक्ष होता है? अब सिर्फ देख लीजिए रेडियो एक्टिव किरण ही होगा। एक चीज तो स्पष्ट क्वेश्चन किया, ये जो किरणें होगी ये क्या होगी? रेडियो एक्टिव किरण होगी। रेडियो एक्टिव क्या होगा? रे होगा। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर शर्त है, वो शर्त क्या है कि हीलियम नाभिक, किसके नाभिक? हीलियम के नाभिक के क्या है? समकक्ष है। हीलियम के नाभिक के क्या है? समकक्ष, मतलब क्या? सिमिलर, सिमिलर है ना। हीलियम के नाभिक के क्या है? सिमिलर। तो उस किरण का नाम हमें बताना है, क्या वो अल्फा किरण है, क्या वो बीटा किरण है, या गामा है, या इस तीनों किरण में कोई हीलियम के नाभिक के समकक्ष नहीं है। सवाल नंबर 9 आप सबके सामने, सवाल नंबर 9 आप सबके सामने। और निश्चित रूप से यदि आप ऑप्शंस को देखेंगे तो ऑप्शन डी आप एलिमिनेट करेंगे, क्योंकि हीलियम नाभिक के समकक्ष कहता है तो वो गामा भी नहीं होते हैं उसके समकक्ष और बीटा भी नहीं होते हैं। तो 4 ऑप्शन इस तरह से एलिमिनेशन में ही 3 ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए। एक ऑप्शन हमारे पास बचता, ऑप्शन क्या है? ए। जिनका भी आंसर ऑप्शन ए आ रहा होगा यानी अल्फा किरण बिल्कुल सही है, क्योंकि रेडियो सक्रिय किरण हीलियम के नाभिक की जो समकक्ष है वो क्या है? अल्फा किरण। ठीक है, अल्फा रेज। ठीक है, उम्मीद है सभी लोग सवाल नंबर 9 समझ पाए होंगे और जिनका भी आंसर ऑप्शन ए आया होगा बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ना चाहेंगे। अगला सवाल आप सबके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिक से निकलने वाले विकिरण में किसकी वेदन क्षमता सर्वाधिक होती है? अब देखिए, एक तो नाभिक से ही निकलती है ये किरणें, और ये किरण मतलब क्या? विकिरण है। कहता है कि इसकी जो वेदन क्षमता है, सर्वाधिक वेदन क्षमता किसकी होती है? तो सर्वाधिक ये वेदन क्षमता
है नहीं, सर्वाधिक भेदन क्षमता किसकी होती है, क्या वो अल्फा किरण की, बीटा किरण की या गामा किरण की। आप सबको याद होगा प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने अल्फा बीटा किरण के संबंधित कई जानकारी हासिल करी थी, उनमें से यह भी था भेदन क्षमता किसी का सर्वाधिक होना, भेदन क्षमता किसी का कम होना, है नहीं। और इसी के बाद आप देखेंगे कि आयनन क्षमता भी कहीं कहीं पूछता है कि आयनन क्षमता कम या ज्यादा होना, या सर्वाधिक आयनन क्षमता, सबसे कम आयनन क्षमता। और यहाँ पर देखिए आपसे क्या पूछ रहा है कि भेदन क्षमता सर्वाधिक इनमें से किस किरण का है। तो सबसे पहले आप ऑप्शन डी को एलिमिनेट करेंगे। उसके बाद देखिए ऑप्शन ए का सर्वाधिक नहीं है, ऑप्शन बीटा यानी बीटा किरण का भी सर्वाधिक नहीं है, एक ऑप्शन हमारे पास बचता है। और आप सबको याद है गामा किरण की जो भेदन क्षमता होती है वो क्या होती है, सर्वाधिक होती है। और उम्मीद है आप सबसे सवाल नंबर 10 आप समझ पाए होंगे, क्योंकि यदि इस भेदन क्षमता की बात किया जाए तो सबसे ज्यादा जो भेदन क्षमता होती है किसका, गामा किरण का। ठीक है, तो उम्मीद है सभी लोग सवाल नंबर 10 समझ पाए होंगे और जिनका भी आंसर ऑप्शन सी आ रहा होगा बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ना चाहेंगे और अगला सवाल आप सबके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा किरणें हैं। अब देख लीजिए सीधा पूछता है कि जो अल्फा रेज है, अल्फा रे ये है क्या, अल्फा रे क्या है, क्या वो H प्लस आयन है या He प्लस आयन है या फिर इलेक्ट्रॉन है या फिर प्रोटॉन है नहीं। और ठीक इसके पहले आपने इस तरह के सवाल देखे थे कि अल्फा समकक्ष है, किसके समकक्ष है, आप सबने देखा था। उम्मीद है बिल्कुल सही आंसर करेंगे। सवाल नंबर 11 आप सबके सामने, सवाल नंबर 11 आप सबके सामने। आपने देखा था इसके ठीक पहले वाले सवाल में, वहां पर सवाल क्या पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा कण है, मतलब रे है, जिसका जो नाभिक किसके समकक्ष था, हीलियम आयन के समकक्ष है। तो हीलियम आयन के समकक्ष किसका था, वहां आपने देखा कि अल्फा रे आंसर था। और यहाँ पर देख लीजिए उल्टा, मतलब ऑप्शन से लेकर के यहाँ पर आपको क्वेश्चन बना दिया और पूछ रहा है कि जो अल्फा किरण है ये किसके समकक्ष है या किसके बराबर है। तो प्रोटॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन नहीं, एच आयन नहीं, है ना, ये एलिमेंट हो गया, ये एलिमेंट हो गया, ये एलिमेंट हो गया। और आप यहाँ पर देखिए कि हीलियम आयन, है ना, निश्चित रूप से जिनका भी आंसर ऑप्शन बी आ रहा होगा बिल्कुल सही है। और आप सब बिल्कुल सही आंसर टिक आउट किए होंगे, वो अल्फा किरण ही है जो हीलियम आयन के समकक्ष, इसके नाभिक क्या होते हैं, समकक्ष होते हैं। यानी इसके नाभिक उसके नाभिक क्या होते हैं, बिल्कुल समकक्ष होते हैं, सिमिलर होते हैं, है ना। तो इस तरह से सवाल नंबर 11 का आंसर हमारा क्या हो गया, ऑप्शन बी। जिनका भी आंसर ऑप्शन बी है बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और अगला सवाल आप सबके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देख लीजिए सवाल नंबर 12 क्या कहता है कि अल्फा किरणों में उपस्थित आवेश। अब ये अल्फा किरण है, इसमें जो आवेश होता है ये हमें बताना है। और इससे पहले कि आप लोग अल्फा किरण का आवेश देखें, अभी अभी हम लोगों ने चर्चा किया था, क्या, एटम की चर्चा करी थी नहीं। और इस एटम में आपने देखा था कि मुख्य रूप से 3 कण है, एक तो इलेक्ट्रॉन आपने देखा, दूसरा आपने प्रोटॉन देखा, तीसरा आपने क्या देखा, न्यूट्रॉन देखा। तो जो इलेक्ट्रॉन है इसमें क्या होता है, यह निगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन जो होता है यह क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और ये जो न्यूट्रॉन है इसमें क्या होता है, नो चार्ज होता है। इसमें क्या होता है, नो चार्ज। नो चार्ज का मतलब आप सब समझते हैं क्या, उदासीन होते हैं, है नहीं। न्यूट्रॉन जो होता है उदासीन होता है, नो चार्ज होता है। लेकिन यहाँ पर अब हमसे पूछ रहा है क्या कि जो अल्फा किरण है उसका कौन सा आवेश उपस्थित होता है, क्या 2 इकाई धन आवेश होता है, इकाई ऋण आवेश होता है, इकाई धन आवेश होता है, या इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। सवाल नंबर 12 आप सबके सामने, सवाल नंबर 12 आप सबके सामने। और आप सबको पता है वो ऑप्शन डी नहीं हो सकता, नहीं, ऑप्शन सी नहीं हो सकता, ऑप्शन बी नहीं हो सकता। यानी 4 ऑप्शन से 3 हमारे क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। एक ऑप्शन हमारे पास बचता है ऑप्शन ए। और निश्चित रूप से यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 इकाई धन आवेश, 2 इकाई धन आवेश होता है, यानी क्या, प्लस प्लस होता है। और इसी तरह से आपने देखा क्या, हीलियम आयन होता है, क्या होता है, हीलियम प्लस प्लस आयन होता है। 2 इकाई क्या होते हैं, धन आवेश। जिनका भी आंसर ऑप्शन क्या होता है, ए, बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए जिनका भी आंसर आया होगा बिल्कुल सही है। उम्मीद है आप अपने सवाल को भी समझ पाए होंगे, बाकी तथ्य पर भी ध्यान दिए होंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड आगे हो सकता है सवाल आपको देखने को मिल जाए। और एक कंसेप्ट के लिए भी यह जरूरी है कि बाकी तथ्यों पर भी आप ध्यान दें। चलिए नेक्स्ट सवाल आप सबके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीटा किरणें बनी होती है। अब यहाँ पर हमें क्या बोलता है कि बीटा किरणें बनी होती है। बीटा किरणें किसकी बनी होती है, क्या वो धन आवेशित कणों से बनी होती है, ऋण आवेशित कणों से बनी होती है, उदासीन कणों से बनी होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले तो इनमें से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन डी आप एलिमिनेट कर दीजिए।
अब आपके पास 3 ऑप्शन है, उम्मीद है कि आप बिल्कुल सही ऑप्शन तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन में आपने देखा था इस तरह की व्याख्या। सवाल नंबर 13, सवाल नंबर 13 आप सबके सामने, यानी क्या ऑप्शन डी नहीं हो सकता, ऑप्शन ए नहीं हो सकता, क्योंकि बीटा किरण जो होती है नहीं, अल्फा आप सबको पता है यह क्या होता है प्लस, बीटा आपका क्या होता है माइनस, है ना, अल्फा प्लस बीटा माइनस। तो आप यहां पर देखिए ये जो बीटा किरणें हैं क्या है ऋण आवेशित, यानी क्या ऑप्शन बी, जिनका भी आंसर ऑप्शन बी आ रहा होगा बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी जिनका भी आंसर है बिल्कुल सही है। और चलिए सभी लोग सवाल नंबर 13 बेहतर ढंग से समझ पाए होंगे, और चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आप सबके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसके उत्सर्जन से संभारिक का निर्माण होता है। अब देखिए उत्सर्जन होता है इनमें से किसी कण का, तो निर्माण किसका संभारिक का। संभारिक देखिए दो टर्म यहां पर आप देखे होंगे, एक तो समस्थानिक नहीं, और दूसरा इसी से रिलेटेड हुआ क्या होता है संभारिक। और इसके तथ्य के आधार पर आप दो चीज याद रखें, जब एटॉमिक नंबर जो है, एटॉमिक नंबर इसका बराबर हो कहते हैं क्या समस्थानिक, जब इसका एटॉमिक मास इक्वल होगा तब समझ लीजिए क्या होगा ये संभारिक होगा। तो यहां पर आपसे पूछता है कि ये एटॉमिक मास जिसका बराबर है यानी कि संभारिक, तो उत्सर्जन संभारिक का निर्माण होता है, क्या वो अल्फा किरण या फिर बीटा या फिर गामा या फिर एक्स किरण। सवाल नंबर 14 आप सबके सामने, सवाल नंबर 14 आप सबके सामने, और आप सबको पता होगा वो ऑप्शन डी नहीं हो सकता, ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता, ऑप्शन ए नहीं हो सकता, यानी क्या ऑप्शन बी, जिनका भी आंसर ऑप्शन बी आ रहा होगा बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी जिनका भी आंसर होगा बिल्कुल सही है। और चलिए इन तथ्यों के साथ नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ना चाहेंगे, और अगला सवाल आप सबके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने, निम्न में किस के उत्सर्जन यानी किसके उत्सर्जन, निम्न में किसके उत्सर्जन में से, किसके उत्सर्जन से नहीं, किसके उत्सर्जन से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बढ़ता है। अब देखिए एटॉमिक नंबर की बात कर रहा है, ये क्या करता है इंक्रीज करता है, क्या इंक्रीज करता है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर क्या करेगा इंक्रीज करेगा, एटॉमिक नंबर क्या करेगा इंक्रीज करेगा, लेकिन शर्त क्या है कि किसके उत्सर्जन से, क्या अल्फा कण के उत्सर्जन से एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है, बीटा किरण के उत्सर्जन से एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है, या फिर प्रोटॉन के उत्सर्जन से एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है, या फिर न्यूट्रॉन के उत्सर्जन से एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है। ठीक है, चार ऑप्शन आप सबके सामने, सवाल नंबर 15, सवाल नंबर 15, हाँ निश्चित रूप से यदि ऑप्शन अब आप ध्यान दीजिए तो ऑप्शन डी और ऑप्शन ए दोनों एलिमिनेट करेंगे। अब चार ऑप्शन में देखिए दो तो हमारे एलिमिनेट हो गए, अब हमारे पास दो ऑप्शन बचता है जहां हम लोग कंफ्यूज कर सकते हैं। अब एक तो बीटा कण है, दूसरा क्या है प्रोटॉन है, और गौर से यदि आप देखेंगे क्योंकि इससे उत्सर्जन से, तो उत्सर्जन क्या होगा, क्या प्रोटॉन का उत्सर्जन नहीं, यानी क्या प्रोटॉन, ऑप्शन सी भी हमारा क्या होगा एलिमिनेट होगा। एक ऑप्शन हमारे पास बचे वो क्या है बीटा कण, यानी बीटा पार्टिकल के उत्सर्जन से क्या होता है परमाणु तत्व का परमाणु क्रमांक क्या होता है इंक्रीज कर जाता है, यानी जिनका भी आंसर ऑप्शन बी आ रहा होगा बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी जिनका भी आंसर होगा बिल्कुल सही है। और चलिए इन्हीं सवालों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ना चाहेंगे, अगले सवाल की तरफ। हाँ सवाल नंबर 16 देखा जाए, उम्मीद है आप सबसे बिल्कुल सही आंसर कर पाएंगे। सवाल नंबर 16, निम्न में से किस में ऋणात्मक आवेश होता है। अब देख लीजिए अभी अभी आपने देखा इसमें ऋणात्मक आवेश किसका होता है, क्या वो अल्फा का होता है बिल्कुल नहीं, क्या वो एक्स किरण का होता है बिल्कुल नहीं। तो चार में दो ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए, क्योंकि कहता ऋण आवेश मतलब माइनस आवेश किसका होता है, माइनस आवेश किसका होता है, क्या अल्फा का नहीं, एक्स किरण का नहीं, दो ऑप्शन हमारे पास बचे हैं, हमारे पास दो ऑप्शंस बचे हैं। सवाल नंबर 16 आप सबके सामने, और आप सबको पता है जो निगेटिव होता है इसके ठीक पहले वाले सवाल में आप देखे होंगे कि बीटा ही किरण है जिसका जो आवेश होता है वो क्या होता है नेगेटिव, यानी जिनका भी आंसर ऑप्शन बी आ रहा होगा बिल्कुल सही है। अल्फा बीटा सभी का जो आवेश है वो हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा है नहीं, इस तरह से आप लोग बिल्कुल सही आंसर तक पहुंच पाए होंगे। वो ऑप्शन क्या है ऑप्शन बी, यानी कि ऋणावेशित यानी कि निगेटिव चार्ज किसका होता है बीटा का, बीटा किरण क्या होता है निगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे,
अगला सवाल आप सबके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन का समरूप है, अब देख लीजिए यहां पर कहता है इलेक्ट्रॉन का समरूप मतलब E इक्वल टू व्हाट। अब इनमें से कौन ऐसा कण है जो इलेक्ट्रॉन के बराबर है, इलेक्ट्रॉन के बराबर है। और एक चीज आप सबको पता होगा, यह इलेक्ट्रॉन जो है क्या होता है, इसमें कौन सा आवेश होता है, माइनस होता है। आपको यह देखना है यदि इलेक्ट्रॉन माइनस है, ऋण आवेशित है, इनमें कौन ऐसा रे है जो कि ऋण आवेशित है। अब देख लीजिए सबसे पहले तो H आप इसको एलिमिनेट करेंगे, उसके बाद देखिए ऑप्शन ए जो कि प्लस होता है वो एलिमिनेट करेंगे, उसके बाद देख लीजिए ये प्लस होता है ये आप एलिमिनेट करेंगे। अब कौन बराबर होता है, बीटा किरण, इसके बराबर कौन होगा, बीटा किरण। क्यों, क्योंकि यह भी क्या होता है, निगेटिव होता है। नहीं, बीटा किरण हमारा क्या होता है, निगेटिव होता है। यानी सवाल नंबर 17 आप सबके सामने, और आपका जो परफेक्ट आंसर हो रहा है वो क्या है, ऑप्शन बी। यानी कि जिनका भी आंसर ऑप्शन बी आ रहा होगा बिल्कुल सही है। और ये समरूप, यानी समरूप मतलब सिमिलर, आप सबको पता होगा सिमिलर। इनमें से सिमिलर यानी समानता किसमें है, समानता किसमें है, यानी बीटा किरण, बीटा रेज, क्योंकि वो भी नेगेटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन भी क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल आप सबके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन। समान ऊर्जा की अल्फा किरणों की तुलना में बीटा किरणों में बंधन क्षमता अधिक होती है। अब देखिए ये जो समान ऊर्जा का जो अल्फा किरण है, अब इसकी तुलना बीटा किरण से की जा रही है। समान ऊर्जा की जो अल्फा किरण है की तुलना इस बीटा किरणों के बंधन क्षमता क्या होती है, अधिक होती है। बीटा किरण की बंधन क्षमता अधिक होती है, इसके बंधन क्षमता अधिक होने का वजह क्या है, कारण क्या है। चार कारण आप सबके सामने है, गौर से सवाल को देखें और उम्मीद है आप सबसे बिल्कुल सही आंसर कर पाएंगे। सवाल नंबर 18 आप सबके सामने, हाँ सभी लोग सही आंसर करेंगे सवाल नंबर 18। और गौर से आप अपने सारे ऑप्शंस को आप ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ऑप्शन डी को एलिमिनेट करेंगे। एक सर ऑप्शन डी, हाँ ऐसा इसलिए कि ये जो बीटा किरणें प्रतिकर्षी होती है, नहीं होती है, नहीं। उसके बाद देखिए ऑप्शन सी आप एलिमिनेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो धन आवेशित होती है ये उन पर दो मात्रक आवेश नहीं होता है नहीं। ठीक, इसके बाद आप ऑप्शन ए को एलिमिनेट करेंगे, क्यों, बीटा किरण की जो ये आवेशित इलेक्ट्रॉन होती है इसकी नहीं बनी होती है, ये आवेशित इलेक्ट्रॉन की नहीं बनी होती है ना। अब इस तरह से देख लीजिए एक ऑप्शन हमारे पास बच जाता है, वो क्या है, बीटा किरणों की जो द्रव्यमान होते हैं ये नगण्य और होने से क्या होता है, उसका वेग अधिक हो जाता है। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन बी आ रहा होगा बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी जिनका भी आंसर होगा बिल्कुल सही है। और चलिए इन्हीं सारे तथ्यों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ना चाहेंगे। अगला सवाल आप सबके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन। बीटा किरणें किस प्रकार का आवेश वहन करती है। अब देख लीजिए ये वहन करती है, नहीं ये क्या करती है, वहन करती है, वहन करती है। मतलब सीधा समझिए ना कि आपसे सिर्फ पूछ रहा है कि जो बीटा रे है ना, बीटा रे, इसमें आवेश कौन सा होता है, बीटा किरण में आवेश कौन सा होता है। आप सबने कई क्वेश्चंस में इस तरह के फैक्ट को देखा है, उम्मीद है कि बिल्कुल सही आंसर करेंगे। बीटा किरण में कौन सा आवेश होता है, एकदम सिंपल साधारण सा सवाल, और सिंपल साधारण इसलिए क्योंकि ठीक इसके पहले भी हम लोगों ने इस सवाल को किया है। ठीक है, सवाल नंबर 19 आप सबके सामने, सवाल नंबर 19 आप सबके सामने। और बीटा किरण तो आप सबको पता है ऋण आवेशित यानी माइनस चार्ज होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन के चार्ज क्या होते हैं, बराबर। यानी कि ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, एलिमिनेट होगा, ऑप्शन सी क्या होगा, एलिमिनेट, और ऑप्शन ए भी क्या होगा, एलिमिनेट। नहीं, यदि ये धनात्मक होता है, धनात्मक कौन होता है, अल्फा करंट, अल्फा के बराबर होगा, नहीं। और इस तरह से ऑप्शन बी हमारा क्या होता है, सही, यानी क्या, ऋणात्मक। बीटा किरण का जो आवेश है वो क्या है, ऋणात्मक है। ठीक है, जिनका भी आंसर ऑप्शन बी आ रहा होगा बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी जिनका भी आंसर है बिल्कुल सही है। और चलिए इन्हीं तथ्यों के साथ नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ना चाहेंगे। और अगला सवाल आप सबके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, सवाल नंबर 20 देखा जाए, सवाल नंबर 20 आप सबके सामने, सवाल नंबर 20। हाँ, सवाल नंबर 20 क्या कह रहा है कि गामा किरणें किससे बनी होती है, गामा किरणें, गामा किरणें किससे बनी होती है, यानी गामा किरण का जो निर्माण होता है क्या वो मेसोन से बनता है या फिर न्यूट्रिनो कण से बनता है
या फिर हिग्स बोसन से बनता है या विद्युत चुंबकीय तरंगों से बनता है। तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, ऑप्शन ए को आप एलिमिनेट करेंगे। क्यों? क्योंकि गामा किरणों से ये नहीं होती है। उसके बाद ऑप्शन बी भी आप लेफ्ट ऑन करेंगे क्योंकि मेसोन और न्यूट्रिनो से नहीं बने होते हैं। अब हमारे पास दो ऑप्शन ऐसे हैं जहां पर हो सकता है कि आपको डाउट हो कि ऑप्शन सी होगा या फिर डी। क्यों? क्योंकि सी में देखिए हिग्स बोसन लिखा हुआ है नहीं। दूसरा विद्युत चुंबकीय तरंगे। हमें डिसाइड करना है इस दो ऑप्शंस में कि हमारा आंसर जो है वो हिग्स बोसन होगा या फिर क्या होगा, विद्युत चुंबकीय तरंग होगी। चार ऑप्शन से दो तो हम क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। अब इस दो में से कोई ना कोई हमारा क्या है, आंसर है। यदि गौर से आप अपने ऑप्शंस की तरफ देखेंगे, अपने ऑप्शंस को यदि गौर से आप देखेंगे तो ऑप्शन सी भी आप एलिमिनेट करेंगे, है नहीं। यानी गामा किरणें जो बनी होती है किससे बनी होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगों से। किसकी बनी होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगों से। एज ए फैक्ट के रूप में भी आप इसे याद रख सकते हैं, गामा किरण का निर्माण क्या होता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों से होती है। ठीक है, जिनका भी आंसर ऑप्शन डी आ रहा होगा बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी जिनका भी आंसर होगा बिल्कुल सही है। और चलिए इन्हीं सारे तथ्यों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल आप सबके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन, गामा किरणें क्या होती है। अब देख ली, ठीक उसी का उलट यहाँ पर आप पूछता है कि जो गामा किरण होती है ये एक्चुअली होती क्या है। इस गामा किरण के बारे में फोर इंफॉर्मेशन आपकी सामने ऑप्शन के रूप में, और आपको डिसाइड सिर्फ ये करना है इनमें कौन ऐसा ऑप्शन है जो गामा किरण का फीचर्स है या उसके गुण हैं या उससे रिलेटेड तथ्य हैं। सवाल नंबर 21 आप सबके सामने। सवाल नंबर 21 आप सबके सामने। हाँ, निश्चित रूप से यदि आप ऑप्शंस पर ध्यान दें, सबसे पहले तो ऑप्शन डी और ऑप्शन ए को आप एलिमिनेट करेंगे। अब आपके पास बचते हैं दो ऑप्शंस। गौर से देखिए कि गामा किरण के बारे में क्या बताता है। एक तो ये रेडियो एक्टिव तत्व है। रेडियो एक्टिव क्या है, रे है। क्या देखिए ऑप्शन बी में रेडियो एक्टिव है, बिल्कुल नहीं है। यानी कि ऑप्शन बी भी हमारा क्या होगा, एलिमिनेट होगा। चार ऑप्शन तीन तो हमारे एलिमिनेट हो गए। और यहाँ देखिए रेडियो एक्टिव सक्रिय है, किरणें हैं, यानी जिनका भी आंसर ऑप्शन सी आ रहा होगा बिल्कुल सही है। नहीं, चूंकि गामा किरण क्या है, रेडियो एक्टिव, और रेडियो एक्टिव रे में आप सबने देखा कि अल्फा बीटा और गामा। और यहाँ पर आपसे सिर्फ क्या पूछ रहा है, अल्फा किरणें। तो अल्फा किरणें है क्या, रेडियो एक्टिव पदार्थों द्वारा उत्सर्जित उच्च ऊर्जा युक्त जो है, उक्त नहीं युक्त। यहाँ पर जो है उक्त नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, युक्त। क्या पढ़ेंगे, युक्त। मतलब क्या, उसमें उत्सर्जित उच्च पदार्थों द्वारा उत्सर्जित उच्च ऊर्जा युक्त क्या होती है, किरणें होती है। क्या होती है, किरणें होती है। ठीक है, उम्मीद है सभी लोग सवाल नंबर 21 समझ पाए होंगे और जिनका भी आंसर ऑप्शन सी आया होगा बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए इन तथ्यों के साथ नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे। और अगला सवाल आप सबके सामने 22। हाँ, ये सवाल नंबर 22 देखा जाए। निम्न में से किस किरण की वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। अब यहाँ पर देखिए वेदन क्षमता ही लिखा है, और ये भेदन क्षमता क्या, सर्वाधिक। मतलब क्या, सर्वाधिक भेदन क्षमता। सर्वाधिक वेदन क्षमता, सर्वाधिक वेदन क्षमता इनमें से किस किरण की होती है। क्या वो अल्फा है, बीटा है या गामा है। आप सबको पता है सर्वाधिक वेदन क्षमता आयनन रहता तो अलग बात है, लेकिन लिखा है क्या, वेदन क्षमता, वो होती है किसका, गामा किरण की। क्या होती है, गामा किरण की। यानी क्या, ऑप्शन डी हमारा एलिमिनेट होगा, है नहीं। ऑप्शन बी एलिमिनेट होगा और ऑप्शन ए एलिमिनेट होगा। अब ये क्या होता है, प्लस आयन इसमें होता है, ये क्या होता है, माइनस आयन होता है। आप इस तथ्य को याद रखेंगे, है ना। और ये भी क्या होता है, प्लस हो जाता है। और यहाँ पर कहता है सर्वाधिक भेदन क्षमता, सर्वाधिक भेदन क्षमता किसकी होती है, गामा किरण की। ठीक है, तो चलिए अल्फा बीटा और तीसरा क्या, गामा, और गामा पॉजिटिव चार्ज होता है। सर्वाधिक भेदन क्षमता किसकी होती है, गामा किरण का। तो उम्मीद है सवाल नंबर 22 आप सब समझ पाए होंगे और जिनका भी आंसर ऑप्शन सी आ रहा होगा बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी जिनका भी आंसर होगा बिल्कुल सही है। और चलिए इन्हीं सारे तथ्यों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। और अगला सवाल आप सबके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, ये सवाल नंबर 23 देखा जाए। सवाल नंबर 23 आप सबके सामने। हाँ, अब देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है, आयनन क्षमता। अभी आपने देखा कि वेदन क्षमता, और यहाँ पर कहता है कि आयनन क्षमता। इसमें भी आयनन क्षमता मतलब क्या, सबसे कम। सबसे कम आयनन क्षमता होती है क्या, अल्फा किरण है, बीटा किरण है या फिर गामा किरण है।
सबसे कम आयनन क्षमता। आयनन क्षमता, अब देखिए वेदन क्षमता सर्वाधिक होगी, वेदन क्षमता सर्वाधिक, सर्वाधिक वेदन क्षमता सर्वाधिक मतलब क्या, ये क्षमता है नहीं, वेदन क्षमता, वेदन क्षमता क्या सर्वाधिक, तो सर्वाधिक वेदन और क्या क्षमता, तो क्या होता था वो गामा किरण, क्या है वो गामा किरण, यानी सर्वाधिक वेदन क्षमता और आयनन क्षमता क्या सबसे कम, यानी कि सबसे कम आयनन क्षमता और सर्वाधिक वेदन क्षमता वो किसकी होती है, वो ऑप्शन डी नहीं हो सकता, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन ए नहीं, है नहीं, यानी वो क्या है गामा किरण। जिनका भी आंसर ऑप्शन सी आ रहा होगा बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी जिनका भी आंसर है बिल्कुल सही है। और चलिए हाँ, ये चीज याद रखेंगे कि वेदन क्षमता यदि आपसे पूछे कि सर्वाधिक वेदन क्षमता किसकी होती है तो गामा किरण की, और यदि उसी जगह पे थोड़ा सा ध्यान देंगे कि सर्वाधिक सबसे कम आयनन क्षमता होती है, आयनन क्षमता भी किसकी होती है कम, सबसे कम होती है गामा किरण की। ठीक है, ये दो तथ्य गामा किरण के संबंध में याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आप सबके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये देख लीजिए सवाल नंबर 24, आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से किस किरण के आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है। अब देखिए अभी अभी पूछा गया था क्या कि सबसे कम होती है आयनन क्षमता, अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि सर्वाधिक होती है आयनन क्षमता ही। अब हमें बताना है क्या कि सर्वाधिक, सर्वाधिक आयनन क्षमता, इससे पहले क्या था कम, तो कम किसका था गामा किरण का, और यहाँ पर पूछता है आयनन क्षमता सर्वाधिक किसकी हो, क्या अल्फा बीटा या गामा। सवाल नंबर 24, सवाल नंबर 24, यदि आयनन क्षमता सर्वाधिक होगी तो वह ऑप्शन डी नहीं हो सकता, ऑप्शन बी नहीं हो सकता, ऑप्शन ए नहीं, यानी कि बी सी डी एलिमिनेट, 4 में 3 तो हमारे एलिमिनेट कर गए, एक ऑप्शन हमारे पास बताओ क्या है अल्फा किरण। और इसी में पूछता सर्वाधिक वेदन क्षमता या सबसे कम आयनन क्षमता, तो आप सबको पता था आंसर क्या होता गामा किरण, आंसर क्या होता गामा किरण। अब देख लीजिए इस 3 4 5 क्वेश्चन में आप सबने देखा कि एक ही तथ्य को तोड़ मरोड़ कर करके ऑप्शन से फिर क्वेश्चन, क्वेश्चन से फिर क्या ऑप्शन तैयार किया गया है नहीं, और ऐसा इसलिए कि ये सवाल जो है इस तरह से शब्द को तोड़ मरोड़ करके शब्द को एक्सचेंज कर करके ऐसे ही कई एग्जामिनेशन में क्या होते हैं पूछे जाते हैं। तो याद रखेंगे सर्वाधिक आयनन क्षमता यदि मतलब सर्वाधिक वेदन क्षमता यदि पूछे तो गामा किरण, सबसे कम आयनन क्षमता पूछे तो गामा किरण, सबसे सर्वाधिक आयनन क्षमता पूछे तो वो क्या होगा अल्फा किरण। और यहाँ पर सवाल नंबर 24 में हमसे क्या पूछ रहा था किस किरण का आयनन क्षमता क्या है सर्वाधिक होती है, आयनन सर्वाधिक किसकी होती है अल्फा किरण का, अल्फा किरण का नहीं, आयनन क्षमता सर्वाधिक किसकी होती है, आयनन क्षमता सर्वाधिक किसकी होती है अल्फा रे का, किसका अल्फा रे का, है नहीं, आयनन क्षमता सर्वाधिक होती है किसकी अल्फा रे का। ठीक है, तो उम्मीद है सभी लोग सवाल नंबर 25 समझ पाए होंगे, और जिनका भी आंसर जो है ऑप्शन ए आ रहा होगा बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए जिनका भी आंसर आ रहा होगा बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए इन्हीं तथ्यों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ना चाहेंगे, और अगला सवाल आप सबके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ चलिए सवाल नंबर 25 को देखा जाए, सवाल नंबर 25 आप सबके सामने है ना, सवाल नंबर 25 को देखा जाए, और ये सवाल नंबर 25 को क्या कह रहा है कि समस्त रेडियो एक्टिव पदार्थ, जितने सारे रेडियो एक्टिव पदार्थ है, रेडियो एक्टिव पदार्थ है नहीं, अब ये रेडियो पदार्थ क्षय होता है, क्षय का मतलब क्या होता है नष्ट, रेडियो एक्टिव पदार्थ यानी सभी के सभी, यानी सभी रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियो सभी RAE मतलब रेडियो एक्टिव एलिमेंट, जब ये क्या होता है डिस्ट्रॉय होता है, डिस्ट्रॉय होता है, जब ये नष्ट होता है तो किस में बदल जाता है। सीधा सा सवाल देखिए आपसे पूछ रहा है कि सभी रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है जब वो नष्ट होता है डिस्ट्रॉय होता है तो क्या वो कोरेंडम में बदल जाता है, क्या वो शीशा में बदल जाता है, या फिर कैडमियम में बदल जाता है, या फिर जस्ता में बदल जाता है, किस में बदल जाता है, अंतिम रूप से वो किस में बदल जाता है, अर्थात इसके नष्ट होने के बाद क्या बनता है नहीं, इसके नष्ट होने के बाद क्या बनता है, जैसे मिल्क से आप कर्ड बनाते हैं नहीं, लिक्विड से आप गैस स्टेट में बदलते हैं, गैस को आप लिक्विड स्टेट में बदलते हैं, सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को सॉलिड में बदलते हैं। ठीक इसी तरह से यहाँ पर है कि यदि सभी के सभी RAE एलिमेंट जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट यदि नष्ट कर जाता है
है नहीं। तो अंतिम रूप से जो जिस पदार्थ में बदलता है वो पदार्थ क्या होता है? क्या वो कोरेंडम होता है, शीशा होता है, कैडमियम होता है, या फिर जस्ता होता है? यदि आप ऑप्शंस पर ध्यान दें, निश्चित रूप से आप ऑप्शन डी को एलिमिनेट करेंगे, क्योंकि वो जस्ता में नहीं बदलता और ये कोरेंडम में भी नहीं बदलता। ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, नष्ट होने के बाद ना तो वो कोरेंडम बनता है, ना ही जस्ता बनता है। अब हमारे पास बचते हैं कितने? 2 ऑप्शंस, और हमें डिसाइड करना है कि इस 2 ऑप्शंस में कौन ऐसा ऑप्शन से है जिसमें ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिस्ट्रॉय करने के बाद, नष्ट करने के बाद अंतिम रूप से उसमें बदल जाता है। क्या वो शीशा है या कैडमियम? और यदि आप गौर से देखेंगे, निश्चित रूप से आप कैडमियम को एलिमिनेट करेंगे, क्योंकि वो मतलब ये कैडमियम में नहीं बदलता। किसमें बदलता है? लेड में। किसमें बदलता है? लेड में। ये बदलता है किसमें? लेड में बदलता है। और आप सबको पता है कि वो क्या होगा? ऑप्शन बी। यानी जिनका भी आंसर ऑप्शन बी आ रहा होगा बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी जिनका भी आंसर होगा बिल्कुल सही है। और उम्मीद है आप सबसे ऐसे सारे सवाल को आप लोग काफी बेहतर ढंग से समझ पाए होंगे, है ना। और ये सभी सभी सवाल निश्चित रूप से आप सब यह भी महसूस किए होंगे, आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी महत्वपूर्ण सवाल हैं, और एक कंसेप्ट भी आपका बिल्डअप होता है, और जो कि आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए क्या है? काफी महत्वपूर्ण है, काफी जरूरी है कि आप इसे करें, है ना। और उम्मीद है आप सबसे इन सारे सवालों को काफी बेहतर ढंग से समझ पाए होंगे, बाकी तथ्य पर भी आप ध्यान दिए होंगे। और चलिए आज के सेशन को हम लोग इसी सवाल के साथ यहीं विराम देना चाहेंगे। मिलते हैं ऐसे ही महत्वपूर्ण सवाल को लेकर करके नेक्स्ट सेशन में, अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का इस सेशन में उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।